वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं, जो भी कुछ वैल्यूज़ आती हैं, जैसे उसके डीसी करंट हो गए, ठीक है, उसके अलावा आरएमएस वैल्यू हो गए, आउटपुट एफिशिएंसी हो गई, रिपल फैक्टर हो गई, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट हमें मिलता था, आउटपुट प्राप्त होता था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं प्राप्त होता था। तो उसी सर्किट से कई सारी चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट, एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट इन लोड रेजिस्टेंस, आईडीसी जिसको कहते हैं, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लोड प्रतिरोध में डीसी करंट का औसत मान। जैसे कि एवरेज, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, तो लोड रेजिस्टेंस में जो डीसी एवरेज डीसी करंट और एवरेज वैल्यू है डीसी करंट की, वो क्या है, वो चीज़ें हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस में आउटपुट करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या थी, I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। यानी कि अगर मान लीजिए कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल का अगर 0 से पाई तक की बात करें, तो ये हमें ये करें, मतलब I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी के लिए हमें क्या होता था, लोड में आउटपुट प्राप्त होता था इतने के लिए। लेकिन अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल में जाते हो, नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक, देखिए इधर से मैं बताना चाहूँगी फिर से। ये 0 से पाई, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और पाई से लेकर 2 पाई, तो ये पाई से 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल था। और नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में आपने देखा था कि आउटपुट करंट 0 थी, ठीक है, आउटपुट में कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वो समय है कि ओमेगा टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पाई और इज़ लेस देन 2 पाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक के समय की मैं बात कर रही हूँ, करंट आपकी 0 थी। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा टी, भाई हम जानते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू थीटा होता है, ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू, आप आई एम साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। ओमेगा टी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है थीटा, ठीक है। तो ये जो आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन थीटा आया, वो कहाँ से, यानी कि ओमेगा टी की जगह हम लोगों ने थीटा लिखा है, वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई, ठीक है। और अगर हम पाई से 2 पाई यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में देखे थे कि करंट नहीं फ्लो हो रही थी, तो आई इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में 0 था। अच्छा चलिए, ये चीज़ें तो हम देखे थे, वेवफॉर्म के थ्रू भी हमने ये चीज़ें देखी थी, यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी वेव पीरियोडिक है, अगर मुझे उसका डीसी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो पूरा साइकिल है, पूरा साइकिल का मतलब कह लीजिए 0 से लेकर 2 पाई तक, वन साइकिल तो 0 से लेकर 2 पाई तक कंप्लीट होता है ना, तो उस साइकिल का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और वो किसी टाइम पीरियड के लिए, मतलब आई का टाइम पीरियड हमने कैपिटल टी लिया है, तब हम डीसी वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी पीरियोडिक वेव का अगर हमें डीसी वैल्यू फाइंड करना है, तो उस साइकिल का, यानी कि एक वन फुल साइकिल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, तो बट मैं यहाँ वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी। अभी बस ये जानो कि जब डीसी वैल्यू फाइंड करना होता है किसी एक साइकिल का, तो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेशन करना अब शुरू करते हैं। हमने क्या कर दिया, करंट निकालनी है हमें, उसकी डीसी वैल्यू को हमने आई डीसी से डिनोट किया हुआ है। डीसी इसलिए लिखा है क्योंकि डीसी करंट फाइंड करनी है ना, करंट की। और हमने क्या कर दिया, यहाँ 1/t, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक, और अंदर आपका इंटीग्रेशन किसका करेंगे, आई डी थीटा, मतलब कि जो करंट फ्लो हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, और पूरा टाइमिंग। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कैपिटल टी है, पूरा टाइमिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक है, तो 2 पाई मैंने लिया हुआ है, क्योंकि देखिए वन साइकिल कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 2 पाई पे कंप्लीट हो रहा है, ये आपका 2 पाई हो गया, ठीक है, ये आपका 2 पाई हो गया। तो यहाँ तक आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो मैंने आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, 0 टी की जगह मैंने 2 पाई रखा हुआ है, और उसके बाद आई डी थी था। फिर आई डी सी, अब इसको हम कैलकुलेशन इस काम करेंगे, 1/2 पाई इसको बाहर ले लें क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। फिर हमने क्या कर दिया, अब जो 0 से लेकर 2 पाई है, तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, पार्ट वाइज में करेंगे। पार्ट वाइज में करने का मतलब ये मैं दिखाना चाहूँगी, पहले 0 से लेकर पाई तक क्या करंट, कौन सी करंट फ्लो हुई, क्या आया, उसके लिए इंटीग्रेशन निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पाई से लेकर 2 पाई तक। तो देखिए मैंने क्या किया, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई, मतलब हाफ साइकिल के लिए आई डी थीटा
करंट फ्लो हो रही है ना हाफ साइकिल में, प्लस उसके बाद मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, हाँ पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई भी आई डी थीटा। ठीक है भाई, पूरे साइकिल का तो हम देखेंगे ना कि कितना आया पूरा। तो चलिए फिर उसके बाद देखा मैंने आई डी सी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई। अब करंट जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो आई एम साइन ओमेगा टी लिखो या फिर साइन थीटा लिखो, कोई बात नहीं, साइन थीटा ही आप लिख दो। आई एम साइन थीटा डी थीटा, मतलब आई की जगह इंस्टेंटेनियस जो करंट है उसकी जगह मैंने आई एम साइन थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि यही इसके बराबर होता है 0 से लेके पाई। ठीक है, प्लस फिर से इंटीग्रेशन हम कहाँ से करेंगे, एक बार 0 से लेके पाई तक किया हमने इंटीग्रेशन, और उसके बाद पाई से लेके 2 पाई तक करेंगे। तो पाई से लेके 2 पाई तक में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने 0 डी थीटा लिख दिया। ठीक है, हाफ साइकिल यानी पाई से 0 से लेके पाई तक करंट फ्लो हो रही थी, आई एम साइन थीटा के बराबर है वो, तो मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल जब आया यानी कि पाई से लेके 2 पाई आया तो उस समय कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी, इसलिए मैंने 0 डी थीटा लिखा है। वेयर आई एम इज कांस्टेंट, अगर आई एम कांस्टेंट है तो मैं इसको क्या कर लूँगी, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दूँगी 1/2 पाई, फिर ब्रैकेट में मैंने आई एम कॉमन कर लिया, मतलब यहाँ से बाहर ले लिया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। 0 से लेके पाई साइन थीटा डी थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे, और बाकी ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आगे देखिए, आई एम को मैंने आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा, आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जब साइन थीटा का आप इंटीग्रेशन करते हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। ये आप लोगों को पहले से पता होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके इंटीग्रेशन की जगह मैं क्या कर लूँगी, देखिए आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2 पाई। चलिए फिर से मैंने उसी चीज़ को कॉपी कर लिया, 0 से पाई और फिर साइन थीटा डी थीटा। तो अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा, तो इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2 पाई माइनस कॉस थीटा। चूँकि लिमिट लगा है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट लिखा हुआ है और यहाँ पे अपर लिमिट लिखा हुआ है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब बारी बारी से हम लोग स्पुट कर देंगे। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कि मान लीजिए साइन थीटा है और यहाँ पे 0 से लेके पाई है, तो कैसे आप इसको लिख सकते हो, साइन एक बार पहले आपने क्या किया, पाई करा थीटा की जगह, फिर माइनस क्या करते हो, साइन 0। ये आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, तो वही चीज़ें मैंने करा है यहाँ पे। आई एम अपॉन 2 पाई माइनस तो रहने दो, तो पहली बार क्या करोगे, अपर लिमिट रखोगे कॉस पाई, फिर एक माइनस होता है जो ये वाला माइनस है, ब्रैकेट में माइनस, ये माइनस कौन सा है, जो इसके साथ लगा है। ठीक है, जो इसके साथ मतलब ऐड है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, माइनस, और फिर उसके बाद थीटा की जगह आप क्या रखोगे, कॉस 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, चूँकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबको पुट कर देंगे। आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन 2 पाई मैंने वैसे ही रखा, उसके बाद ब्रैकेट में ये चूँकि माइनस पहले से, इस माइनस से कोई मतलब नहीं, और अब केवल कॉस पाई की वैल्यू देखेंगे तो -1 होता है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लो ना चाहो तो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस कॉस पाई की केवल बात करें तो -1 है, फिर उसके बाद मैंने इस माइनस को रखा, पुट किया, फिर उसके बाद माइनस, और अगर कॉस 0 की बात करें 1। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 आई एम अपॉन 2 पाई, 2 कैंसिल आउट, तो आई डी सी यानी कि जो आई डी सी की वैल्यू आई एम अपॉन पाई, यानी कि एवरेज वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, लोड में जो डीसी करंट मिल रही है, हालांकि डीसी करंट जो मिल रही है वो रिपल्स है उसमें, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू क्या आ गई, आई एम अपॉन पाई। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला, इससे एक फॉर्मूला भी निकला कि होता क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के जब हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज डीसी वैल्यू क्या होती है, तो यही होता है आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो जब आप सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करोगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में आई डी सी इज इक्वल्स टू आई एम अपॉन पाई होता है, इस चीज़ को ध्यान में रख लो। फिर अब दूसरा जो टर्म निकल के आता है, और क्या भाई, कोई भी आप सर्किट का एनालिसिस करते हो तो उसमें कई सारी चीज़ें निकल करके आती है। पहले आपने एवरेज डीसी वैल्यू देखा, आप सेकंड क्या करोगे, डीसी आउटपुट पावर, यानी कि जो आउटपुट के अक्रॉस हमें पावर मिला है तो वो क्या होगा, वो चीज़ें देखेंगे। तो पी डी सी इज इक्वल्स टू आई डी सी स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर तो यही तो ना, स्क्वायर आर, तो चूँकि डीसी है तो इसलिए मैंने डीसी लिखा। अब आई डी सी की वैल्यू क्या करोगे, यहाँ से आप पुट कर लो, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में
जो एवरेज डीसी करंट होता है वो Im/पाई होता है, तो वो मैंने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया है। तो पूरा रिजल्टेंट पी डी सी इज इक्वल टू Im/पाई होल स्क्वायर RL। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, अब हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या चीज़ निकाल दे सकते हैं, लोड में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी स्क्वायर मीन, मतलब रूट मीन स्क्वायर फाइंड करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट में जो लोड करंट की जो रूट स्क्वायर मीन वैल्यू है वो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ें देखेंगे। जब हमें लोड की अक्रॉस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, करंट की, तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेंगे। वही चीज़ है, वही चीज़ का मतलब आप देखो, जैसे मैंने IDC करा था ना, 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 to T I d थीटा, बस इसका स्क्वायर रूट आप कर देते हो, क्योंकि रूट है ना इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। ये देखते हैं अगर ऐसा इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल तो क्या होगा। अब तो सब वही सारी चीज़ें, बस मैंने इसका स्क्वायर रूट कर दिया। तो t इज इक्वल टू 2 टी की जगह मैंने क्या पुट करा, 2 पाई। ठीक है, चलिए वही अब कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 पाई करोगे, सभी जगह 2 पाई आप रखो। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। RMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 पाई, फिर उसके बाद आई स्क्वायर डी थीटा। अब हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल चुकी हूँ, चूँकि रूट मीन स्क्वायर निकाल रही हूँ ना वैल्यू ऑफ लोड करंट, तो यहाँ पे आई, जब मैंने भी बताया था कि यहाँ पे आई डी थीटा था, बट यहाँ पे आई डी थीटा ना करके आई स्क्वायर करेंगे, क्योंकि करंट का स्क्वायर आप निकाल रहे हो ना, उसका ये क्या है, यहाँ पे लिखा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ लोड करंट, इसलिए मैंने आई स्क्वायर करा हुआ है। ठीक है, चीज़ें वही हैं, बस आई की जगह स्क्वायर कर दिया है कि वही हमें फाइंड ही करनी है, इसीलिए। अब 1/2 पाई, फिर उसके बाद इसमें भी वही चीज़ करेंगे कि एक बार हाफ साइकिल के लिए करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो 0 से पाई आई स्क्वायर डी थीटा आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्लस पाई टू 2 पाई 0 डी थीटा। 0 डी थीटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप याद करिए यहाँ पे पाई से लेकर 2 पाई के बीच कोई करंट नहीं फ्लो हो रही थी ना, तो उसके करंट ही नहीं फ्लो हो रही थी, ऐसे आउटपुट हमें मिल रहा था। ऐसे यहाँ पे आउटपुट है कि कोई करंट ही नहीं फ्लो हुई थी, आउटपुट भी, इसीलिए हमें आउटपुट में कुछ नहीं, वी आउटपुट 0 प्राप्त हुआ था, आउटपुट वोल्टेज, करंट नहीं फ्लो हो रहा था हाफ वेव में, तो इसलिए मैंने आई स्क्वायर की जगह 0, आई की जगह 0 रखोगे तो उसका स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा। तो IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1/2 पाई 0 to पाई, आई की जगह हमने करंट की जगह IM साइन थीटा स्क्वायर डी थीटा प्लस 0 रखा हुआ है। ठीक है, अब IM इसको ओपन करिए, IM स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, IM स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म है ना, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो मैंने IM स्क्वायर को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 to पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब केवल हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा का आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि इसका ये भी डेरिवेशन होकर के ही आता है, बट हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना, यहाँ पे बस ये देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो रख देना है। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 to पाई, और साइन स्क्वायर थीटा था ना, तो उसके जगह मैंने ये वाला टर्म रख दिया। ये टर्म इसलिए रखा है ताकि हम इंटीग्रेशन करने में आसानी, इसका इंटीग्रेशन कर ऐसे नॉर्मली नहीं होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इस टर्म को रखा हुआ है डी थीटा। IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इस 2 चूँकि 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी मैंने बाहर ले लिया। फिर इंटीग्रेशन मैंने किया 0 से लेके पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो चलिए अब आगे मैथमेटिकली ही सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पहले इसका करोगे 1 डी थीटा। ठीक है, फिर माइनस इसका भी इंटीग्रेशन अलग से करोगे 0 to पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा। चलिए ठीक है, अब चूँकि 1 है, आपको पता है कि नॉर्मल जैसे कोई भी डी थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो, dx का इंटीग्रेशन करते थे तो x आता था, है ना। इसका मतलब क्या था, यहाँ 1 था, तो चूँकि यहाँ पे डी थीटा और 1 है तो हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा होगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई तक है। अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 माइनस। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा का अगर हम करेंगे तो उसका होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। ये कहाँ से आता है बच्चों, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, 12th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
और अगर कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा तो वो मैथमेटिक्स में होंगे, आगे पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है। तो मैंने cos 2 थीटा की जगह इंटीग्रेशन जब किया तो sin 2 थीटा अपॉन 2 करा, 2 लिखा है और उसके बाद इस पर लिमिट लगा दिया। फिर देखिए IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई, थीटा की जगह एक बार पाई रखेंगे, -0 करेंगे, फिर माइनस, अब ये sin 2 थीटा की जगह 2 पाई अपॉन 2 तो रहेगा, माइनस एक बार इसको भाई अपर लिमिट एक बार रखते हैं, एक बार लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस साइन 0, 2 इंटू 0 की वैल्यू 0 अपॉन 2। अब देखिए आगे सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। IRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट IM स्क्वायर अपॉन 4 पाई, पाई माइनस 0 और साइन 2 पाई, मतलब साइन 2 पाई का मतलब क्या हुआ, साइन 360 हो गए, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस, और इसकी भी वैल्यू आपकी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो केवल आपका टर्म बचा पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बचा क्या, IM स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो IM अपॉन 2 होंगे, यानी कि RMS वैल्यू जो हुई IM अपॉन 2 रिजल्टेंट, ये पूरा रिजल्ट आया। तो अब आपसे कोई भी पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में उसकी RMS वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है IM अपॉन 2। और अगर एग्ज़ाम में डेरिवेशन आएगा तो आपको इस तरीके से फाइंड करना होगा। चीज़ें वही है जैसे था, बस अंतर यही है कि जब हम DC फाइंड करते थे तो इसमें स्क्वायर नहीं होता था, और इस यहाँ पे I का स्क्वायर नहीं होता था, और स्क्वायर रूट से नहीं सॉल्व करते थे। और यहाँ पे बस अंतर है कि करंट का स्क्वायर रहेगा और बाकी जो इंटीग्रेशन है जितने टाइम तक वही है, बस यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगा दोगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आपने रूट मीन स्क्वायर निकाल लिया। अब एक और चीज़ें आती हैं उस हाफ वेव रेक्टिफायर में कि हमें दिमाग में आता है कि उसका AC पावर जो सर्किट को सप्लाई हो रही है वो भी तो हम चाहेंगे ना कि वो कितना होना चाहिए। हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि अच्छा एक सर्किट है, उसमें क्या क्या AC पावर कितनी होनी चाहिए, DC पावर कितनी होनी चाहिए, एवरेज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, RMS वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एफिशिएंसी क्या होगा। तो वो तब करेंगे ना जब उस सर्किट को एनालिसिस करके उसको सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से ये भी टर्म वहीं से हुआ कि जो सर्किट को सप्लाई की जा रही है AC पावर वो क्या होगी। तो उसके लिए जब AC पावर निकालोगे तो जब भी जो करंट रखोगे वो IRMS रखोगे, है ना। करंट क्या होगा, DC नहीं होगा, IRMS। तो IRMS का स्क्वायर भाई, अगर मान लीजिए P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R होगा, लेकिन AC आप निकाल रहे हो तो I की जगह IRMS का होल स्क्वायर। और रजिस्टेंस कौन लोगे, टोटल रजिस्टेंस लोगे ना, जो लोड के क्रॉस रजिस्टेंस है, प्लस जो डायोड का खुद का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी आप ऐड करोगे, ठीक है। क्योंकि करंट जो फ्लो हो रही है वो दोनों के थ्रू होते जा रही है ना, इसलिए। तो PAC और IRMS की वैल्यू क्या होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में, IM अपॉन 2 पाई। तो मैंने IM अपॉन 2 पाई रखा, और जब हमने रखा तो PAC कितनी आई, सर्किट को जो सप्लाई की गई AC पावर है वो IM अपॉन 2 का होल स्क्वायर RL प्लस RF। तो इस तरीके से जब भी कोई मैथमेटिकल ये हम फाइंड जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर तो मैंने पढ़ लिया, तो उसकी कुछ इफिशिएंसी भी तो होगी ना, इफिशिएंसी होगी तो कितनी होगी, वो चीज़ें निकालनी है। तो चलिए इफिशिएंसी को मैंने ईटा से शो किया हुआ है। इफिशिएंसी कैसे आप फाइंड करते हो, आउटपुट और इनपुट पावर। चूँकि आउटपुट हमें मिल रही रेक्टिफायर में क्या मिल रही है, DC मिल रही है, भले अभी वो रिप्पल के फॉर्म में, लेकिन हम उसको DC कहेंगे, बट उसमें रिप्पल है, ठीक है। तो वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से रिप्पल को रिप्पल का मतलब होता है कि कुछ उसमें जैसे DC के साथ साथ प्योर DC नहीं मिलता, उसमें कुछ AC भी आने लगते हैं, वो उसी को हम लोग रिप्पल कहते हैं, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, सर्किट को प्राप्त AC पावर, क्योंकि जो सर्किट को इनपुट में मिल रही है वो तो प्योर AC है, वो तो टोटली AC है। तो PDC अपॉन PAC। अब PDC की जगह क्या रखोगे, PDC कैसे हम फाइंड करेंगे, जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था। PDC कैसे निकालोगे, देखिए IDC का होल स्क्वायर इंटू RL, अभी मैंने बताया भी था। तो वही चुपचाप मैंने क्या कर दिया, पावर की जगह IDC का स्क्वायर इंटू RL फॉर्मूला रख दिया, और अपॉन AC मैंने क्या फाइंड करा था, IRMS का होल स्क्वायर RL प्लस RF। तो वही चीज़ें हैं। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन पाई का होल स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा वो आप देखो, IDC की वैल्यू जो है वो IM अपॉन पाई फाइंड रखोगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। IRMS की वैल्यू क्या रखेंगे, IM अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब इसको पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तब जाके 2 अपॉन पाई स्क्वायर आता है, ठीक है। जब इसको इसके और इसके जगह ये वैल्यू मैंने रखा तब 2 अपॉन पाई स्क्वायर, इसको घर पे आप लोग करना इनटू रेजिस्टेंस वाले टर्म को मैंने साथ में लिख दिया, RL अपॉन RL प्लस RF, ठीक है।
फिर से भाई आप हमने कुछ करा नहीं, RL से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 प्लस RF/RL, ठीक है। तो फिर एफिशिएंसी कितना हो गया, पाई की जगह मैंने 3.14 रखा, इसको स्क्वायर किया, मल्टीप्लाइड 1/1 प्लस RF/RL। अब आप इसको इस टर्म को सॉल्व करोगे तो 0.406 होगा। ये आप घर पे खुद से इसको करना, मैं लिखती हूँ इसका रिजल्ट 0.406/1 प्लस RF/RL। अच्छा, अब एक चीज़ बताना कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो लोड का रेजिस्टेंस था, वो जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है डायोड का क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो बहुत कम है। तो उस केस में हम इस RF को नेगलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस RF को नेगलेक्ट मानोगे तो ये पूरा टर्म्स ख़त्म, केवल क्या बच जाएगा, 0.406 बच जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी मैंने 0.406/1 प्लस RF/RL इंटू 100 परसेंटेज के फॉर्म में अभी हम निकाल रहे हैं। परसेंटेज के फॉर्म में करोगे तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये चीज़ें पूरी इफिशियंसी मैंने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब वही जो मैंने अभी बताया था कि अगर RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है तो हम उसको देन वी कैन नेगलेक्ट RF, ठीक है। तो कितना है, अगर इसको आप नेगलेक्ट कर देते हो पूरा टर्म को, इसको ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एकदम नेगलेक्ट हो जाएगा, एकदम कम मान लीजिए इसको, तो केवल बच जाएगा आपका 40.6%, ठीक है। ये आपका बच जाएगा 40.6%, क्योंकि ये जब इसको नेगलेक्ट कर दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो 1 प्लस ये आपका पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0/1 यानी 40.6/1, तो क्या हो जाएंगे, 40.6% हो जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखना, नोट्स में कुछ ऐसा मत कर देना तुम लोग, ठीक है, मतलब ऐसे कर लेना 40.6/1 प्लस RF/RL, वो मैंने समझाने के लिए किया था। चलो, तो ये होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिपल फैक्टर के बारे में कि रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर रेक्टिफायर से प्राप्त DC आउटपुट की प्योरिटी का मेज़र करना होता है कि जैसे, अच्छा मैंने भी बताया, भी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो हमें आउटपुट में DC मिल रही है वो प्योर नहीं मिलती है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटी के AC के फॉर्म में इम्प्योरिटी भी रहता है। तो रिपल फैक्टर से हम क्या प्राप्त करते हैं कि आखिर जो DC मुझे मिल रही है कितनी प्योर मिल रही है, वो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, रिपल फैक्टर को गामा से शो करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा है AC कंपोनेंट का RMS वैल्यू अपॉन DC कंपोनेंट का एवरेज वैल्यू। तो ये चीज़ें रखने के बाद हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसका ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक फार्मूला ड्राइव करके यहाँ से अभी और भी कैलकुलेशन होगा, लेकिन हमें नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है। तो गामा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट IRMS अपॉन IDC का होल स्क्वायर -1, ये होता है रिपल फैक्टर। IRMS की वैल्यू आप रख दोगे IM/2, लेकिन किसका, हाफ वेव रेक्टिफायर का, अर्ध तरंग अधिकारी, अपॉन IDC की वैल्यू आप पुट करो। और जब आप सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट 1.57 -1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे पूरा मैथमेटिक्स के उससे तो 1.21। टोटली मिला के कहने का मतलब कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर आए हैं वो 1.21 है, ठीक है, मतलब ज़्यादा ही आया है। थैंक यू।